अक्सर लोग समझते हैं, अक्सर लोगों का ख्याल है कि ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है, मगर ये बात जहन में रख लें कि ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन नहीं है। अक्सर पेशेंट्स में इस तरह होता है कि जख्म ठीक हो जाता है, मगर कुछ हफ्तों के बाद वो जख्म दोबारा खराब हो जाता है और री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादातर उन पेशेंट्स में होते हैं जिन पेशेंट्स की ब्लड शुगर ज्यादा हाई होती हो। ब्लड शुगर लेवल हाई होने का एक नुकसान ये होता है कि उस जख्म को फिर हीलिंग प्रोसेस में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वो जख्म लंबे अरसे तक चलता रहता है और वो जख्म ठीक नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जख्म को ठीक करने के लिए भी ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन के बारे में। ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन एक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है और ये एज ए टॉपिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर जिस्म में किसी भी जगह पे जख्म हो और वो जख्म ठीक ना हो रहा हो और लंबे अरसे से वो जख्म खराब हो और दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा हो, उस जख्म को ठीक करने के लिए लंबे अरसे से ड्रेसिंग तो की जा रही हो, जख्म रोजाना सफाई की जा रही हो, लेकिन वो जख्म ठीक होने पे ना आ रहा हो और मेडिसिन भी ली जा रही हो लेकिन मेडिसिन पे भी ठीक ना हो, तो ऐसे जख्मों को ठीक करने के लिए ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं, अक्सर लोगों का ख्याल है कि ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है, मगर यह बात जहन में रख लें कि ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन नहीं है। ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट टेट्राक्लोरोडेका ऑक्साइड होता है। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि ये ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहलाता है। ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी में जब किसी भी जगह पे जख्म हो और वो जख्म ठीक ना हो रहा हो और बहुत अरसा गुजर चुका हो और वो ठीक होने का नाम ना ले रहा हो, उसमें से पस आ रही हो और वो ग्रेनुलेशन ना हो रही हो, यानी उस पर वो हीलिंग प्रोसेस में ना जाए, तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस एरिया के उस जख्म में जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती और वो जख्म अक्सर काले हो जाते हैं और उनमें से पस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस एरिया की जो स्किन होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन क्या करता है कि उन सेल्स में जब इन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है, टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, जेल पे लगाया जाता है, उस एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई को इम्प्रूव करता है। ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने से ये फायदा होता है कि जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको रीजनरेट करता है और उनमें ऑक्सीजन सप्लाई को बहाल करता है, जिससे जख्म दोबारा से रीजनरेशन में चला जाता है, यानी जख्म ठीक होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल हमेशा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्टेड वुंड्स में किया जाता है, जब ज़ख्म ठीक ही ना हो या ज़ख्म बार बार ताज़ा हो जाए, ज़ख्म बार बार ख़राब हो और वो दोबारा से वो उसमें पस पड़ जाए और वो ठीक होने के प्रोसेस में ना आए, तो ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अल्सर वुंड्स में किया जाता है और अल्सर वुंड्स को हम आसान अल्फाज में बेड सोर्स भी कहते हैं। बेड सोर्स ये भी एक जख्मों की एक टाइप होती है जिसमें स्किन पे किसी भी जगह पे स्किन रप्चर हो जाती है और वो जख्म बन जाता है। ये ज़्यादातर उन मरीजों में बेड सोर्स होते हैं जो खुद ब खुद अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकते और वो दूसरों के सहारे होते हैं, एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, जिससे उस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और स्किन पे असर पड़ता है और जख्म बन जाते हैं। और बॉडी पे जो सबसे ज़्यादा अल्सर बनने का खतरा होता है वो पीठ पे, बैक पे होता है और इसके अलावा हिप के एरिया में, और अक्सर बेड रिडन पेशेंट्स के पाँव पे भी जख्म बन जाते हैं और इसको प्रेशर अल्सर भी कहा जाता है और इसको बेड सोर भी कहा जाता है। तो इन बेड सोर्स को ट्रीट करने के लिए भी ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल डायबिटिक फुट अल्सर्स में भी किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर पाँव पे चोट लग जाए तो वो जख्म ठीक नहीं होता, वो बहुत लंबे अरसे तक चलता रहता है और अक्सर जख्म खराब हो जाता है और अक्सर पेशेंट्स में इस तरह होता है कि जख्म ठीक हो जाता है, मगर कुछ हफ्तों के बाद वो जख्म दोबारा खराब हो जाता है और री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होते हैं जिन पेशेंट्स की ब्लड शुगर ज़्यादा हाई होती हो। ब्लड शुगर लेवल हाई होने का एक नुकसान ये होता है कि उस जख्म को फिर हीलिंग प्रोसेस में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वो जख्म लंबे अरसे तक चलता रहता है और वो जख्म ठीक नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जख्म को ठीक करने के लिए भी ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल पोस्ट ट्रॉमेटिक वुंड्स में भी किया जाता है, यानी कि जब किसी भी तरह के एक्सीडेंट हादसे के बाद जब बहुत ज़्यादा चोटें आई हों और बहुत ज़्यादा खराशें और रगड़े लगी हों जिस्म में, तो उस जख्म को ठीक करने के लिए भी ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल बेहतर रहता है। और इसके अलावा ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैविटीज़ और फिस्चुलर ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी ऑक्सोफ्रेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फिस्चुलर ट्रैक्ट की बात करें तो ये
एनल कैनाल यानी कि जो बड़े पेशाब का रास्ता है उसके आसपास जल्द में ज़ख़म हो जाता है जो कि इंतहाई गहरा होता है और वो ज़ख़म ठीक नहीं होता और वो काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा होता है और वो इन्फेक्टेड होता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन के साथ ड्रेसिंग करने से वो ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव वूंड यानी कि जब सर्जरी के बाद ज़ख़म ख़राब हो जाए और उसमें पस पड़ जाए, ज़ख़म ठीक होने में ना आ रहा हो और ज़ख़म पीला हो जाए, तो उस एरिया में अगर ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन के साथ ड्रेसिंग की जाए तो कॉम्प्लिकेटेड जो पोस्ट ऑपरेटिव वूंड होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। और इसके अलावा ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल बर्न केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई शख्स गर्म पानी से या बिजली से या किसी भी तरीके से जल जाए और वो ज़ख़म बन जाए और वहाँ पे आबले पड़ जाएँ, तो उन ज़ख्मों को भी ट्रीट करने के लिए ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल हमने कैसे करना है और यह ज़ख़म पे इसको कैसे अप्लाई करना है, यानी ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन के साथ ड्रेसिंग करने का सही तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले तो एक बात यह जहन में रख लें कि ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन इस्तेमाल करने से पहले ज़ख़म को नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन यानी 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, जिसको हम नमक वाला पानी भी कहते हैं। और ये एक ड्रिप होती है जो कि 500 ml और 1000 ml में अवेलेबल होती है और किसी भी मार्केट से मिल जाती है। तो नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन से ज़ख़म को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद ज़ख़म को अच्छे तरीके से घास से खुश कर लेना है, जो कि सर्जिकल घास इस्तेमाल करना चाहिए। सर्जिकल घास से खुश करने के बाद अब ऑक्सीफ्रीन सोल्यूशन के दो तरीके हैं, यानी ये दो तरीक़ों से इस सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप इसको डायरेक्टली कुछ ड्रॉप्स उस ज़ख़म पे डाल के उसको अप्लाई कर दें और हल्का तरीके से उसको मसाज करें। और इसका मसाज करने का एक फ़ायदा ये होगा कि कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स स्किन में, टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद आप मीपोर से ड्रेसिंग कर सकते हैं या फिर आप गाज़ रख के हल्की सी एक ड्रेसिंग अप्लाई कर दें। इसका दूसरा तरीक़ेकार यह है कि आपने गाज़ पे कुछ ड्रॉप्स आपने डालने हैं और वो गाज़ आपने ज़ख़म पे रख देना है, लेकिन ये ज़ख़म भी इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन से साफ़ करना है। उसके बाद ही आपने ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का ड्रॉप्स गाज़ पे डाल के फिर आपने ज़ख़म पे रखना है और आपने कोशिश करना है कि इसकी ड्रेसिंग रोज़ाना चेंज करनी है। और अगर ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो, सेप्टिक हो, तो दिन में कम से कम 2 बार तो लाजमी ड्रेसिंग करनी चाहिए। यानी जब ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसमें से पीप आ रही हो, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, तो कम से कम दिन में 2 बार ड्रेसिंग लाजमी चेंज करें। तो ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का सही तरीक़ेकार ये है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आ रहा है कि ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल कितने अरसे तक करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है वूंड की टाइप पे कि ज़ख़म कितना ख़राब है। जो ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो वो ज़ख़म ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जो कि महीना 2 महीना भी ले सकते हैं। और जो ज़ख़म इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते वो 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और जो ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं वो टाइम ले लेते हैं, जो कि डिपेंड करता है ज़ख़म के हीलिंग प्रोसेस पे कि ज़ख़म में हीलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा हो। तो इस हवाले से ही फिर उसका तयन किया जा सकता है कि ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल कितने अरसे तक किया जा सकेगा। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ अफराद में अगर ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए तो इन्फेक्टेड वूंड एरिया में, यानी जिस जगह पे ज़ख़म पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन बर्निंग कर सकता है, इचिंग करता है, यानी ये महसूस कराता है कि मेडिसिन लग रही है, जो कि ज़ख़म में जलन कर सकती है। तो ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का ये नॉर्मल है, इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में जब ज़ख़म बन चुका हो और ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो तो उस एरिया में पेशेंट्स को बिल्कुल भी ज़ख़म में दर्द महसूस नहीं होता या चुभन महसूस नहीं होती, जलन महसूस नहीं होती। उसकी वजह यह होती है कि उस एरिया के टिश्यू सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। तो ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने इसका मोड ऑफ एक्शन बताया, तो ऑक्सोफ्रीन सोल्यूशन जब इसमें अप्लाई करते हैं तो वो टिश्यूज़ दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, रीजनरेशन में चले जाते हैं और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये, जब ज़ख़म ठीक होने लगता है तो उन पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन लगना महसूस होना शुरू हो जाती है, यानी बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग होती है और अक्सर पेशेंट्स में जलन होना शुरू हो जाती है, जो कि कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट के लिए होती है। उसके बाद ज़ख़म में जलन महसूस होना या इचिंग होना बंद हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।